हेलो गाइस। तो आज हम शॉक की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। इसमें शॉक में जितने भी यूज़ होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम शॉक के आगे जो है फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी शॉक में कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को समझ के फिर फर्दर क्लासेस में हम जो है शॉक मैनेजमेंट को जो है इजीली समझ पाएँ, इसलिए हम इस क्लास को बना रहे हैं। इसके बाद हम फर्दर जो है सारी क्लासेस जो है शॉक की कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक शॉक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हम बनाएंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि पल्मोनरी जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, टिश्यू से ब्लड वेसल्स का जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, और एल्वोलाई क्या होती है, उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, उसका कितना पार्शियल प्रेशर रहता है उसमें, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड्स का, और उसमें जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है फर्दर क्लासेस में हम जो है शॉक की आगे क्लासेस जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जिस किसी पर्सन को हमारे जो है पीडीएफ नोट चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकता है। सुमित एनआईसीयू लर्निंग के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा जो है सुमित एनआईसीयू लर्निंग के नाम से ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शॉक की पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले हम समझते हैं कि जो ब्लड है हमारा, वो वेसल्स में कैसे जो है ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे उसमें जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, जो एयर को इनहेल करते हैं, उसके अंदर जो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एल्वलाई। उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है वो 104 mmHg रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात करें तो 40 mmHg जो है इसमें रहता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये एल्वोलाई होती है। हार्ट से और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट के और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी से होता है। जैसे कि हम समझ चुके हैं, पिछली छोटी छोटी क्लासेस में हम समझा होगा, 12th में 10th में हमने समझा होगा कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है। इस तरह से जो है इनका जो है सर्कुलेशन होता है। इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट से टिश्यू की तरफ यानी बॉडी की तरफ जो सर्कुलेशन होता है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिस्टेमिक वेन्स और सिस्टेमिक आर्टरीज आती हैं। सिस्टेमिक आरटी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है 95 टू 100 mmHg जो है इसका प्रेशर रहता है, 95 टू 100 mmHg। अगर फर्दर अलग अलग जो है बुक्स में हम देखेंगे तो 80 टू 100 mmHg भी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखने मिलेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो 40 mmHg रहता है, 40 mmHg रहता है। टिश्यू जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, टिश्यू जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम समझेंगे अभी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन में और जो सिस्टेमिक आर्टरीज में और पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसकी जो ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन की जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो 100% रहती है, 95 टू 100% होती है। जिसमें 25% ऑक्सीजन जो है टिश्यू कंज्यूम कर लेते हैं, 25 टू 30% ऑक्सीजन जो है टिश्यू कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमको सिस्टेमिक वेन्स हैं, यहाँ की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो देखने मिलेगी वो 75% ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे देखने मिलेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा वो 40 mmHg रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं, सिस्टेमिक आर्टरीज जो है
वो हार्ट से टिश्यू की तरफ ब्लड को लेके आ रही है। और जो सिस्टेमिक वेन है, वो जो बॉडी के टिश्यू हैं, हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं, वो टिश्यू से ब्लड डीऑक्सीजनेट होने के बाद, यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, तो जो टिश्यू से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे यहाँ पे जो है राइट एट्रिया में ये जो है ब्लड को जो है पुल कर देगी, भर देगी। और यहाँ से फिर जो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और फर्दर जो है लंग्स के पास चला जाएगा, और लंग्स से पल्मोनरी वेन से जो है फर्दर लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड आ जाएगा, और फर्दर टिश्यू से जो है होते हुए फिर डीऑक्सीजनेटेड होके फिर लंग्स के पास चला जाएगा। ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है ब्लड का एक्सचेंज होता है, बॉडी में फ्लूइड का, न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही समझा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो है जो ऑक्सीजन है उसका जो पार्शियल प्रेशर है अलग अलग जगह पर, एटमॉस्फेयर में, ब्लड में, टिश्यू में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वो एक हमने जो है टेबल यहाँ पे ली हुई है। एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है वो 159 यानी 159 mmHg रहता है, और 0.3 mmHg जो है कार्बन डाई का पार्शियल प्रेशर रहता है। 0.3 mmHg जो है इसका प्रेशर रहता है। एल्वुलाई का प्रेशर हम समझ चुके हैं। एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन होती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसका जो प्रेशर रहता है वो 104 यानी 104 mmHg रहता है। और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 40 mmHg रहता है। इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg रहता है, और CO2 का जो है 40 mmHg रहता है। टिश्यू में जो है ब्लड मिलेगा, टिश्यू में जो ब्लड मिलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होगी, और जो ऑक्सीजन होगी वो 40 mmHg होगी, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि टिश्यू उसकी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा। तो अब आगे समझते हैं कि शॉक में किस तरह से जो है ये हम इसको देखते हैं। तो अब एक सर्कुलेटरी शॉक की एक बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए, वो क्या होगी? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ वाइटल ऑर्गन, यानी वाइटल ऑर्गन जो हैं उनकी मेटाबॉलिक डिमांड होती है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, उसको प्रोवाइड करने में अनेबल हो जाता है, अनएबल हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी फेल हो जाता है, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे कि पेशेंट शॉक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अनेबल हो गया है, फेल हो गया है, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने की, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें कई तरह से हो सकता है। शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी हो सकता है, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है कि सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है कहीं पे, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहेंगे। फर्दर अलग अलग टाइप्स ऑफ शॉक हम जो है फर्दर क्लासेस में समझेंगे। तो शॉक की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, तो जो ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट शॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसे कहेंगे कि हम पेशेंट को शॉक हुआ है। उस कंडीशन में पेशेंट को जो है एटीपी जो है डीजनरेट होने लगेंगे, बॉडी में एटीपी जनरेट नहीं होंगे। अगर बॉडी में एटीपी जनरेट नहीं होंगे तो बॉडी जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में अगर बॉडी चली जाती है तो एक फर्दर बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, और लैक्टिक एसिड फर्दर लैक्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो शॉक का पेशेंट है उसका लैक्टेट लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने मिल सकता है। तो नो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई बॉडी में तो लेस एटीपी जनरेट होंगे, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो सोडियम को सेल से निकालता है और पोटेशियम को सेल में डालता है, यानी सोडियम एटीपीएस पंप फेलियर में चला जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड सोडियम, यानी सेल के अंदर जो है सोडियम बढ़ जाएगा। अगर सेल के अंदर सोडियम बढ़ा तो जैसे कि हमने ऑस्मोलैरिटी का फिनोमेना समझा था, तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस का फ्लूइड जो है इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा ऑस्मोलैरिटी के फिनोमेना के अकॉर्डिंग।
और इस कंडीशन में पेशेंट को देखने मिलेगा सेल एडिमा। तो हम जो शॉक का पेशेंट होता है उसमें हम एडिमा देखने मिलता है, जो पेशेंट है उसको स्वेल कर जाएगा, उसके अंदर जो है फ्लूइड का जो है स्टोरेज हो जाएगा, फ्लूइड जो है स्टोर होने लगेगा बॉडी में, और पेशेंट का जो है वेट बढ़ जाएगा, यानी बॉडी में एडिमा हो जाएगा। तो इस तरह से जो शॉक वाले पेशेंट को एडिमा भी देखने मिलेगा। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी एटीपी जो है करेंसी ऑफ द सेल होती है। एटीपी जो है बॉडी की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एटीपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो जनरेट होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो है हमारी बॉडी में एटीपी की कमी हो जाएगी, और बॉडी जो है फर्दर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, और लैक्टिक एसिड बॉडी में जो है बनने लगेंगे, और फर्दर अलग अलग जो है हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में बनने लगेंगे। लैक्टिक एसिड जो है फर्दर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में बॉडी चली जाएगी, और बॉडी के लैक्टेट बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी बाइंड टू 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर समझें सिंपल वे में, तो हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर समझें हम, तो हीमोग्लोबिन के ये 4 हीम पार्ट्स होते हैं, जिनको हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा और बीटा 1, बीटा 2 कहते हैं। और इसमें कुछ जो है प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को ग्लोबिन्स कहते हैं। तो ग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, और हीम इज पार्ट ऑफ आयरन। तो आयरन के जो 4 पार्ट होते हैं, हीम पार्ट होते हैं, उन पर ही जो है ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्ट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। तो इस तरह से एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्टिकल्स होते हैं। जो हीम पार्टिकल्स होते हैं वो एक हीम पार्ट जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। इस तरह से जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, क्योंकि उसमें 4 हीम पार्ट्स होते हैं जो एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं। तो इस तरह से जो है एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। When all 4 oxygen molecules are attached, saturation is 100%। यानी एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर बाइंड हैं प्रॉपरली, तो सैचुरेशन 100% होगी। 95 to 100% सैचुरेशन जो है बॉडी में देखने मिलेगी। नॉर्मली टिश्यू कंज्यूम अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ ऑक्सीजन कैर्ड बाई एचपी। जैसे कि हम समझ चुके हैं पिछले ही कि जो 25% ऑक्सीजन को जो है टिश्यू कंज्यूम करते हैं। जैसे कि जो वीनस ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलेगी वो 70% मिलेगी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने मिलेगी वो 100% देखने मिलेगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 100% होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है 100% है, तो 25% जो है टिश्यू कंज्यूम कर लेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो टिश्यू कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ की जो ऑक्सीजन बचेगी, यहाँ की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बचेगी वो 70% बचेगी। 25% टिश्यू जो है कंज्यूम कर लेंगे। तो वीनस ब्लड रिटर्निंग टू राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो है वीनस रिटर्न आएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 75% होगी। 75% होगी, 70 to 75% देखने मिलेगी। मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। जो मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको पल्मोनरी कैथेटर से जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही सिमिलर इंफॉर्मेशन, यानी यही सिमिलर इंफॉर्मेशन SMBO2 यानी मिक्स वीनस ब्लड ऑक्सीजन, यही सिमिलर इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन बाय सेंट्रल ब्लड कैनुलेशन। इसको सेंट्रल ब्लड कैनुलेशन से भी जो है हम देख सकते हैं। इंटरनल जुग्युलर वेन से हम यहाँ से जो है कैथेटर को इंसर्ट करके यहाँ से भी हम जो है इसकी सेंट्रल वेनस जो है ऑक्सीजन देख सकते हैं। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्मली सैचुरेशन देखने मिलेगी अराउंड 75% मिलेगी, 70 to 75% जो है देखने मिलेगी। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट है तो अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड बाय टिश्यू इंक्रीज, यानी अगर या तो ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट है, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट है, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, तो उस कंडीशन में विच डिक्रीज SMB सैचुरेशन, यानी मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी और लैक्टेट लेवल जो है इंक्रीज देखने मिलेंगे उस कंडीशन में। And evaluate lactate level is associated with mixed venous blood oxygen saturation less than 50%। तो increase lactate, अगर लैक्टेट बढ़ा हुआ है नॉर्मल मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन की कंडीशन में, यानी नॉर्मल है मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो इंक्रीज है लैक्टेट लेवल, अगर लैक्टेट लेवल बढ़ा हुआ है और मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में इम्पेयरमेंट इन टिश्यू ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन वो हो सकता है सेप्टिक शॉक की कंडीशन में या पोस्ट CPR की कंडीशन में। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कंडीशन में भी जो है लैक्टिक एसिड जो है बढ़े हुए मिल सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉजिंग इंक्रीज लैक्टेट इन अब्सेंस ऑफ शॉक, यानी पेशेंट को शॉक नहीं है, शॉक की कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लैक्टेट बढ़े हुए मिल सकते हैं। वो हो सकता है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, या इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन स्टेटस एपिलेप्टिकस कैन कॉज। स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में भी पेशेंट को जो है लैक्टिक एसिड बढ़े हुए मिल सकते हैं। फॉल इन मिक्स्ड वीनस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन विद लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने जो है शॉक में बना ली है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, जैसे कि इन्फीरियर वेना कावा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसमें मोर CO2 रहती है, यानी CO2 ज़्यादा रहती है और लेस रहती है ऑक्सीजन। इसकी जो जो वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है, सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो लगभग 75% रहती है, 75 to 70% रहती है। अगर एरोटा की बात करें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन मिलेगी वो 95 to 100 जो है % देखने मिलेगी, और जिसमें से 25% टिश्यू जो है कंज्यूम कर लेते हैं, फिर ये 70% रह जाती है, 75% रह जाती है। अगर किसी भी कंडीशन में जैसे हमने समझा था, किसी भी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज हो जाएगा ATP प्रोडक्शन, यानी ATP का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप फेलियर में चले जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर सोडियम और डिक्रीज हो जाएगा पोटेशियम कम हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन देखने मिलेगी कि बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, लैक्टिक एसिड बनेंगे बॉडी में और ये लैक्टिक एसिड फर्दर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो है कंडीशन देखने मिलेगी। तो यहाँ पे हमने समझा हुआ है कि ये लंग्स हैं, लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वुलाई होती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 डिजॉल्व होती है ब्लड में और HB के साथ जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और ऑक्सीजन 100% जो है आती है, दिखाई देती है। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज हमेशा बड़ा देखने मिलेगा, लार्ज जो है देखने मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मायोकार्डियम होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, इसीलिए जो ये हार्ट है वो इसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ हमको दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ की जो लेयर है ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर हम ब्लड का एक बार और सिंपल जो है सर्कुलेशन को समझते हैं कि किस तरह से ब्लड जाता है, तो जैसे कि लंग्स हैं, तो अगर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके और यहाँ से लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये फर्दर आ गया लेफ्ट एट्रिया में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर जो है पंप होगा और ये बॉडी को चला जाएगा। ये बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और जो है 25% ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, फिर ये जो ब्लड है वो फर्दर चला जाएगा राइट एट्रिया में और राइट एट्रिया से जो है फर्दर आ जाएगा ये
राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल इसको पुश कर देगा लंग्स की तरफ। लंग्स में ये फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर ये जो है लेफ्ट एट्रिया में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये जो है बॉडी में फर्दर इसी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। लंग्स के और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट के और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में सर्कुलेशन होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। फर्दर जो क्लासेस हैं हम आगे क्लासेस लेंगे, शॉक की जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हम बना चुके हैं। आगे क्लासेस में हम जो है शॉक को एडवांस लेवल पर समझेंगे, टाइप्स ऑफ शॉक समझेंगे, शॉक का मैनेजमेंट समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आएगी, समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगी तो एक एक करके स्टेप वाइज अगर वीडियो को आप समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसलिए हमने इसकी जो है बेसिक क्लास एक बनाई हुई है। अगर इस बेसिक क्लास को आप समझ लेते हैं तो फर्दर क्लासेज जो है समझने में आसानी होगी, और आपको ओस्मोलैरिटी जो है बहुत ही जो है ज़रूरी जो है समझनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ओस्मोलैरिटी आप समझते हैं तो शॉक मैनेजमेंट में जो है आपकी बहुत हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।